हेलो डियर स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान की पिछली क्लास में हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और उसी के अंतर्गत हमने हॉब्स व लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। 18वीं सदी के महान फ्रांसीसी विचारक रूसो का जन्म 23 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था। रूसो जो थे वह फ्रांस के महान विचारक थे और उनका जन्म 23 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था। बाल्यकाल और युवा अवस्था में नियमित शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर उसने अत्यंत अनियमित और अव्यवस्थित जीवन व्यतीत किया था। जहाँ पर बच्चे बाल्यकाल में और युवा अवस्था में नियमित शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहीं पर रूसो ने शिक्षा के स्थान पर अनियमित और अव्यवस्थित जीवन व्यतीत किया, यानी उन्हें अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के बल पर विश्व का एक महान दार्शनिक बन गया। लेकिन प्रकृति ने उन्हें जो प्रतिभा प्रदान की थी, उसी के बल पर वह विश्व के एक महान दार्शनिक बन गए। उसने संपूर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण की मांग कर फ्रांस की राज्य क्रांति को सुदृढ़ और दार्शनिक आधार प्रदान किया। जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, उस समय रूसो जो थे, उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के फिर से निर्माण की मांग की थी, और इसी आधार पर उन्होंने फ्रांस की राज्य क्रांति को एक मजबूत दार्शनिक आधार प्रदान किया। रूसो ने अपने प्रारंभिक लेखों डिस्कोर्सेस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस और डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी में प्राकृतिक अवस्था को आदर्श बतलाते हुए सभ्यता जन्य दोषों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। यानी रूसो जो थे, उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने कौन कौन से लिखे? डिस्कोर्सेस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस एंड डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी में उन्होंने प्राकृतिक अवस्था जो थी उसे आदर्श बताया था, और सभ्यता जन्य दोषों को संबंध में विचार व्यक्त किए थे। यानी जो उस टाइम सभ्यता जन्य दोष थे, उसके संबंध में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। परंतु हमारे दृष्टिकोण से 1762 में उसकी प्रकाशित पुस्तक सामाजिक संविधा अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन इसी पुस्तक में है। यानी अगर हम उनके संपूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने 1762 में सामाजिक संविधा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन है। हॉब्स और लॉक के समान रूसो के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया गया है, लेकिन
रूसो ने जिस प्रकार अपने विचारों का प्रतिपादन किया है उससे वह स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र का अग्रदूत बन गया है। यानी जिस प्रकार हॉब्स और लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसी प्रकार रूसो ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने किसी विशेष उद्देश्य से इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो रूसो ने जिस रूप में अपने विचारों का प्रतिपादन किया उससे वह स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का दूत बन गया था। यानी उन्होंने अपने विचारों में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। लॉक और हॉब्स की तरह रूसो ने भी अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का विश्लेषण किया था। रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित ना होकर भाव द्वारा चालित था। यानी रूसो का मानना था कि जो प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति थे वह बुद्धि का उपयोग नहीं करते थे, यानी उनका जो जीवन था वह बुद्धि द्वारा नहीं चलता था, बल्कि उनका जीवन भाव द्वारा चालित होता था। यानी वह अपने जीवन को चलाने के लिए बुद्धि के स्थान पर भाव का अधिक उपयोग करते थे। और ये भाव मुख्यतः दो थे, और ये भाव कौन कौन से थे? पहला था आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, यानी अपनी स्वयं की रक्षा की प्रवृत्ति, और दूसरी थी दया की प्रवृत्ति। अपनी इसी धारणा के आधार पर रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य, निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ था। यानी रूसो का मानना था कि आदिम मनुष्य जो था उसका जो स्वभाव था वह लगभग पशु तुल्य निष्पाप था, यानी पशु के समान पाप रहित था, निर्दोष था यानी बिना दोष के था, और स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ था, यानी वह स्वभाव से श्रेष्ठ था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। यानी वह नैतिकता से रहित था और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धि से हीन प्राणी था, यानी वह अपनी बुद्धि का बहुत कम उपयोग करता था। रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, और रूसो यह भी मानते थे जो प्राकृतिक अवस्था थी वह सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यानी उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को सभ्य सामाजिक अवस्था से श्रेष्ठ माना था। आदिम मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। यानी जो आदिम मनुष्य था वह एकाकी यानी एकांत में रहना पसंद करता था और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं सीमित थी और वह पूर्णतया स्वतंत्रता, संतुष्ट और सुखी था। यानी कि प्रत्येक मनुष्य जो था वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, आज़ाद था, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। वह संतुष्ट था। संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह उसकी जो इच्छाएं थी वह बहुत सीमित थी और इसी कारण वह सुखी भी था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था और छोटे बड़े का भेद नहीं था। यानी जो मनुष्य था उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ना कोई गरीब था, ना कोई अमीर था। यानी सभी मनुष्य
समान समझे जाते थे और इस अवस्था में मनुष्य स्वार्थी होते हुए भी सदैव एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहता था। यानी मनुष्य चाहे स्वभाव से स्वार्थी था, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह इस सिद्धांत के अनुसार आचरण करता था, अपना हित साधन करो किंतु दूसरे की कम से कम हानि हो। यानी कि जो मनुष्य था वह हमेशा इस सिद्धांत पर आचरण करता था कि अपने स्वयं का हित साधन करो, यानी अपने स्वयं की भलाई करो, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे का भी पूरा ध्यान रखो, यानी उसकी कम से कम हानि हो, यानी किसी का बुरा मत करो। यह प्राकृतिक अवस्था बर्बरता की अवस्था अवश्य थी, पर आदर्श बर्बर था। उसमें सभ्य कहे जाने वाले मनुष्यों के दुर्गुण नहीं थे। यानी यह जो प्राकृतिक अवस्था थी उसे बर्बरता की अवस्था कह सकते हैं, पर वह बर्बर जो था वह आदर्श बर्बर कहा जा सकता है। उसमें सभ्य कहे जाने वाले मनुष्य के दुर्गुण नहीं थे, यानी कि उसमें जो मनुष्य में दुर्गुण पाए जाते हैं वह नहीं थे। इसलिए उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को सामाजिक अवस्था से श्रेष्ठ माना था। इस प्रकार आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी। यानी उनका मानना था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वह आदर्श अवस्था थी, लेकिन यह भी अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव जीवन में अनेक बुराइयों ने घर कर लिया था। यानी प्राकृतिक अवस्था जो थी वह आदर्श अवस्था थी, लेकिन जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मानव के जीवन में अनेक बुराइयों ने घर कर लिया था। यानी उसके जीवन में अनेक बुराइयां आ गई थी। और इस संबंध में रूसो की यह उक्ति प्रसिद्ध है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु फिर भी प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में है। यानी रूसो का यह मानना था कि मनुष्य जो है वह स्वतंत्र उत्पन्न होता है, यानी वह स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन फिर भी हर जगह उसे बंधन में रहना पड़ता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के परिणाम स्वरूप मानव में संपत्ति का विचार आया। यानी जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ और संस्कृति का विकास हुआ वैसे वैसे मनुष्य के मन में संपत्ति का विचार भी आया। यानी उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उसके पास संपत्ति भी होनी चाहिए, और तेरे मेरे की भावना का उदय हुआ। और संपत्ति का विचार आने से उसमें तेरे मेरे की भावना का भी विकास हुआ। रूसो ने लिखा है कि वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने एक भूभाग को एक बाड़े से घेर कर यह कहा कि यह मेरी भूमि है, और जिसे उसके कथन के प्रति विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति मिल गए। यानी रूसो का कहना था कि वह व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता कहा जा सकता है जिसने सबसे पहले एक बड़े भूभाग को घेरा था, यानी उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था और कहा था कि यह मेरी भूमि है, और उसके कहे हुए
शब्दों पर जिसने विश्वास किया उसी से समाज का निर्माण हुआ। यानी कि समाज का वास्तविक जन्मदाता और उसके द्वारा कहे हुए शब्दों पर जिन व्यक्तियों ने विश्वास किया उन्हीं के द्वारा समाज का निर्माण हुआ। मानव समाज में संपत्ति रूपी सर्प के उत्पन्न होते ही उसकी सुख शांति काफूर हो गई। यानी जैसे ही मानव समाज में संपत्ति रूपी विचार उनके मन में आया, वैसे ही उनकी जो सुख और शांति थी वह खत्म हो गई और संघर्ष, द्वेष तथा अहंकार का प्रादुर्भाव हुआ। यानी उसके स्थान पर संघर्ष ने, ईर्ष्या ने, द्वेष ने तथा अहंकार ने जन्म ले लिया और जनसंख्या की वृद्धि ने वातावरण को और अधिक विषाक्त कर दिया। और जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे उस जनसंख्या वृद्धि ने वातावरण को और अधिक जहरीला बना दिया। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में इन बुराइयों के उत्पन्न होने पर एक समझौता हुआ। यानी मनुष्यों में एक समझौता हुआ और समझौता इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था की सरलता, समानता तथा प्रसन्नता जाती रहे और समाज की लगभग वही दशा हो गई जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। यानी कि रूसो के द्वारा जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया था उसमें भी सरलता, समानता तथा प्रसन्नता खत्म हो गई और प्राकृतिक अवस्था की भी वही दशा हो गई जिस प्राकृतिक अवस्था का हॉब्स ने वर्णन किया था। युद्ध और संघर्ष के इस वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर सामाजिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निश्चय किया। और जब आपस में युद्ध और संघर्ष का इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो गया तो उस वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया और उसी समझौते के परिणाम स्वरूप समाज की स्थापना हुई। समस्त व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। यानी कि जो व्यक्ति हर चीज़ पर अपना अधिकार स्थापित कर रहे थे उन सभी व्यक्तियों में एक स्थान पर इकट्ठे होकर उन्होंने अपने जो इतने भी अधिकार थे उन सब अधिकारों का समर्पण किया। किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं वरन संपूर्ण समाज के प्रति किया गया। यानी व्यक्तियों ने जिन अधिकारों का समर्पण किया था वह उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं किया था बल्कि संपूर्ण समाज के प्रति किया था। और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। यानी जैसे ही सभी व्यक्तियों में मिलकर समझौता हुआ उसी समझौते के परिणाम स्वरूप समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई। यानी संपूर्ण समाज की एक इच्छा उत्पन्न हुई और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए अपना कार्य करते हैं। और रूसो का मानना था कि संपूर्ण समाज में यह जो सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई थी सभी व्यक्ति उस सामान्य की इच्छा के अधीन रहते हुए अपना कार्य करते हैं। स्वयं रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए
सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित करता है। और रूसो का कहना था, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति का, यानी जो कोई भी समाज में रहता है वह प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति का सामान्य प्रयोग करने के लिए इस सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित करता है। यानी कि अगर वह अपनी व्यक्तित्व और अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता है तो वह अपने आप को इस सामान्य इच्छा के निर्देशन के अधीन समर्पित करता है तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है तथा एक समाज में रहते हुए, यानी एक समाज में एक समूह के रूप में रहते हुए हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है वह समूह के अविभाज्य, यानी कभी भी विभाजित न होने वाले अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हस्तांतरण से सभी व्यक्तियों को लाभ है और इस प्रकार के पारस्परिक सहयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। और उन्होंने कहा था कि इस हस्तांतरण से, यानी इस लेन देन से सभी व्यक्तियों को जो लाभ प्राप्त होता है उसी प्रकार के पारस्परिक सहयोग से उत्पन्न, यानी उस आपस के लेन देन से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। लॉक व हॉब्स की तरह रूसो ने भी यह बताया कि जो राज्य की उत्पत्ति है वह सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हुई थी, यानी प्राकृतिक अवस्था में ऐसी बुराइयां उत्पन्न हो गई थी और युद्ध और संघर्ष की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण उसका अंत करने के लिए सभी व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज अर्थात राज्य की स्थापना का निश्चय किया था। तो आज हमने पढ़ा रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।